नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपको सफल होने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, मगर फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है और अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो। तो सफल होने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हम जो वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं उसमें हमने कल पढ़ा था ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। उसमें हमने देख लिया था समाज का वर्गीकरण, ये सब देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। वैदिक काल काल के लोगों की आजीविका के मुख्य साधन थे। इसमें कृषि था, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य। कौन कौन से थे वैदिक कालीन लोगों की आजीविका के मुख्य साधन? मुख्य साधन क्या क्या थे ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनके? उसमें सबसे पहला कृषि था, पशुपालन था, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य था। चूँकि जो वैदिक सभ्यता थी, वो कैसी थी? ग्राम्य सभ्यता थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक। अतः उसका आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित था। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी, उसका वो ग्रामीण सभ्यता थी एक, और जो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो उसका आर्थिक जीवन भी किस पर निर्भर था? कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि। कृषि के लिए कृषि का पशुपालन से कम महत्व था। सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? पशुपालन का, क्योंकि ये जो वैदिक आर्य थे, ये यायावर थे। यायावर यानी घुमक्कड़ थे। तो यायावर होने के कारण, प्रवृत्ति के होने के कारण कृषि की विधियों से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे, तो पशुपालन उनका मुख्य आधार था। तो हम कृषि में देखते हैं कि कृषि का पशुपालन से क्या था? कम महत्व था। वैदिक आर्य जो यानी कि यव धान, गेहूँ, व्रीहि, तिल, उड़द, मसूर और चना आदि की फसल पैदा करते थे, यानी कि वैदिक आर्य, यानी कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक आर्य। लेकिन हम जो अब पढ़ रहे हैं वो ऋग्वेद का पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? जौ का। जौ को यव भी कहा जाता है। जौ को क्या बोलते हैं? यव, जिसका ऋग्वेद में 15 बार उल्लेख मिला है। जिसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 15 बार। चावल का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। चावल का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है? चौथे मंडल में। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित केवल 24 मंत्र या श्लोक हैं। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कितने मंत्र या श्लोक हैं? 24। भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। भूमि पर क्या होता था? राजा की निजी संपत्ति नहीं होती थी उस टाइम में। भूमि उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। और जो आर्यों की जो एक कृषि होती थी, इसमें रबी और खरीफ दोनों फसलें होती होंगी। रबी की भी और खरीफ की दोनों ही ऋग्वैदिक कालीन जो कृषि है उसमें रबी और खरीफ दोनों फसलें होती थी, क्योंकि ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का उल्लेख हुआ है। कितने ऋतुओं का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? 5 ऋतुओं का उल्लेख हुआ है। वैदिक आर्य हल को क्या-क्या बोलते थे? श्री, सुन, लांगल, फन भी कहते थे। हल को क्या-क्या बोलते थे? श्री बोलते थे, सिरी, सुन, लांगल या फन भी बोलते थे। तो वैदिक आर्य हल से कृषि करते थे। किससे कृषि करते थे वैदिक आर्य? हल से कृषि करते थे। हल खींचने के लिए 6, 8, 12 या 24 बैलों का उल्लेख मिलता है। हल के लिए कितने बैलों का उल्लेख मिलता है? 6, 8, 12 या 24 बैलों का उल्लेख मिलता है। कृषि को जल आपूर्ति कहाँ-कहाँ से होती थी? वर्षा से, कुओं को अवत बोलते थे। कुओं को क्या बोलते थे उस टाइम में? अवत। और एक चक्र यानी कि अस्म चक्र बोलते थे। एक चक्र के द्वारा कुएं से जल खींचा जाता था। एक चक्र के द्वारा कुएं से जल खींचा जाता था। आजकल की भांति जो वैदिक काल में भी कृषि वर्षा पर निर्भर होती थी। जैसे वर्षा के लिए आर्य लोग अपने देवी देवताओं की स्तुति भी करते थे। इसके अलावा आर्यों जो होते थे वो कुओं के जल से सिंचाई करना सीख लिया था इन्होंने एक चक्र के द्वारा, जिसको क्या बोलते थे? अस्म चक्र।
तो जो अस्म चक्र होता था उससे कुएं से जल खींचा जाता था और नालियों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था, जिसमें नदियाँ, तालाब, झील, जो वर्षा ऋतु होती थी उसका पानी एक जगह एकत्र करके जल को नहरों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार वैदिक आर्यों ने कृषि कर्म में काफी उन्नति कर ली थी और व्यवसाय में समृद्धि और प्रतिष्ठा का कारण भी हो गया था। तो ये कृषि को जल आपूर्ति वर्षा कुओं या एक चक्र के द्वारा कुएं से जल खींचा जाता था, नालियों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था। किसकी सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता था? नालियों की सहायता से जल को खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस इन नालियों को क्या बोलते थे? सुसीरा बोलते थे। इन नालियों को क्या बोलते थे? इनको सुसीरा बोला जाता था। नालियों को क्या बोला जाता था? सुसीरा। और जो एक चक्र होता था वो अस्म चक्र होता था, और कुओं को क्या बोलते थे? अवत बोलते थे। कुओं को क्या बोलते थे उस टाइम में? अवत। अवत बोला जाता था। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विन कुमारों द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अश्विन कुमारों के द्वारा दी गई थी। हल द्वारा भूमि जोतने की जो शिक्षा थी, जो हल के द्वारा भूमि जोती जाती थी, उसमें जो वो शिक्षा दी गई थी वो अश्विन कुमारों के द्वारा दी गई थी। ऋग्वेद में नमक और कपास का उल्लेख नहीं मिलता। हमें ऋग्वेद से नमक का भी और कपास का भी उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद नामक जो छत्रपति था वो कृषि के भूमि संरक्षक का देवता था। छत्रपति नामक देवता कृषि भूमि का संरक्षक देवता था। जो क्षेत्रपति नामक होता था भूमि का देवता, क्षेत्रपति क्षेत्रपति नामक जो देवता था कृषि का, वो भूमि का संरक्षक देवता होता था। अनाज उत्पादन के बाद मापन यंत्र से मापन किया जाता था। जब अनाज का हम उत्पादन कर लेते थे तो एक मापन यंत्र होता था जिसको उर्दर बोलते थे, उससे मापन किया जाता था। उस यंत्र से क्या किया जाता था? अनाज का मापन किया जाता था। पात्र में इकट्ठा किया जाता था और पात्र को स्थवी पात्र बोलते थे। पात्र यानी कि जो अनाज होता था उसको मापने के लिए तो उर्दर का प्रयोग करते थे, और उसको इकट्ठा करते थे तो जो पात्र होता था उसको स्थवी पात्र बोलते थे। गोबर की खाद को करीस बोलते थे। गोबर की खाद को क्या बोलते थे? करीस। तो गोबर की खाद का प्रयोग होता था उस टाइम में। किसकी खाद का प्रयोग होता था? गोबर की खाद का। और गोबर की खाद को क्या बोलते थे? करीस बोलते थे। करीश बोलते थे। जो ऋग्वैदिक काल में दासों को खेती में लगाया जाता था। जो दास होते थे उनसे खेती कराई जाती थी। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें दासों से खेती कराई जाती थी। अब आ जाएगा पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन था, क्योंकि प्रारंभिक आर्यों की यायावर प्रवृत्ति होने के कारण वो कृषि से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे। कैसी प्रवृत्ति थी उनकी? घुमक्कड़ जीवन था आर्यों का। जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे उनका तो यायावर प्रवृत्ति होने के कारण वो कृषि से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे। इसी वजह से वो पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। क्या प्रमुख आधार था उनका? पशुपालन। कृषि की बजाय पशुपालन अर्थव्यवस्था का उनका प्रमुख आधार था। यानी कि जो पशुपालन था वो मुख्य रूप से करते थे वो लोग। प्रारंभिक मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हो गया पशुपालन। वैदिक युग में आर्य लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े आदि पशुओं से परिचित थे। कौन कौन से पशु थे उनके वैदिक युग में आर्यों के? गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस और घोड़ा थे। हाथी, ऊंट, गधा और हरिण से भी वो अन्य उपयोगी उसके जानवर थे, यानी कि उनको भी वो जानते थे, हाथी को, ऊंट को, गधा और हरिण को। ऋग्वेद में बाघ और गैंडे का उल्लेख नहीं मिलता। जो ऋग्वेद है उसमें बाघ का और गेंडे का उल्लेख नहीं है। अब इनकी मुख्य जो पशु था वो था गाय और घोड़ा। तो गाय देखते हैं हम। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? गायों का। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों और पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। यानी कि आर्य जो लड़ाइयाँ लड़ते थे वो अधिकांशतः किसके लिए होती थी? गायों के लिए या पशुओं के लिए ही लड़ाई की जाती थी। गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, इसको युद्ध का पर्याय माना जाता है। जो गविष्टि होता है उसको युद्ध का पर्याय माना जाता है। गवेषण, गोसु, गव्य, गम्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कौन कौन से शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं इसमें? इसमें आ जाएगा गवेषण, गोसु, गव्य और गम्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं।
देखिए दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप बेफ़िक्र होकर पढ़ते रहना, और आप पहले के जो क्वेश्चन निकालोगे, वो भी आपको सब आप देखोगे कि यहीं से मिल जाएँगे आपको सारे क्वेश्चन, ये ऐसे ही बनते हैं। आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना कि इस मैटर से कुछ आपको बाहर मिले। तो आप पढ़ते रहना इनको ढंग से, क्योंकि जो सब लोग पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे करके पढ़ा देते हैं, 1-1 घंटे की क्लास ले लेते हैं, उसमें थोड़ा-सा मैटर पढ़ाते हैं और 1-2 घंटे ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन जो मैं ये पढ़ा रही हूँ 10-15 मिनट का आपको दे रही हूँ रोज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप इनको ढंग से पढ़ोगे तो आपको सफलता इस जो सेकंड पेपर है इसमें अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि पहले पेपर की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। वो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, बस मैं सेकंड पेपर पढ़ाऊँगी। तो आप पढ़ते रहना अच्छे से। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को क्या समझा जाता था? मुद्रा की भांति। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? अष्टकर्णी। गाय को अवधन्या यानी कि अगन्या यानी कहा गया है, यानी कि गाय मारने योग्य नहीं थी, अगन्य कहा गया है। पशु ही इस काल में मुख्य संपत्ति थी, यानी कि पशु जो होते थे वो इनकी सबसे ज़्यादा संपत्ति थी। मुख्य संपत्ति क्या होती थी? पशुधन ही होता था। अब देखते हैं घोड़ा। आर्यों का प्रमुख या उपयोगी प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा क्या था? आर्यों का बहुत उपयोगी और प्रिय पशु था घोड़ा। उसका सामरिक महत्व भी था। जैसे माल ढोने में भी, रथ को खींचने में, जो घुड़दौड़ होती थी उसमें, या युद्ध में इम्पोर्टेंट होता था ये घोड़ा, युद्ध में भी प्रयोग किया जाता था, या रथों को खींचने में और माल ढोने में भी घोड़े का उपयोग होता था। तो घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी और प्रिय पशु था। उद्योग और शिल्प देखते हैं अब हम। तीसरा, वैदिक काल में वस्त्र उद्योग भी काफ़ी उन्नत था। वस्त्र जो उद्योग था वो वैदिक काल में बहुत उपयोगी था, या उन्नत अवस्था में था। उस युग में लोग सूत काटना, कपड़ा बुनने का काम जानते थे। सर्वप्रथम जो उद्योग सूती और ऊनी वस्त्र निर्माण था। पहला सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? सूती और ऊनी वस्त्र निर्माण था। उस युग में ऊन, सन, रेशम आदि से भी वस्त्र बनाए जाते थे। किस-किस से वस्त्र बनाए जाते थे? ऊन, सन, रेशम आदि से भी वस्त्र बनाए जाते थे। और रावी नदी के तट पर रंगीन ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता था। कौन से तट पर रंगीन ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था? रावी नदी के तट पर रंगीन ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। रंगीन ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था रावी नदी के तट पर। ऋग्वेद में जुलाहे को क्या बोलते थे? वाय कहा जाता था। और करघा के लिए तसर का प्रयोग हुआ है। तसर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? करघा के लिए। और जो जुलाहा होता था उसको वाय कहा जाता था। उस युग में ऊन, सन और रेशम आदि से वस्त्र बनाए जाते थे। ऊन, सन और रेशम से वस्त्र बनाए जाते थे। जुलाहे को वाय बोलते थे, और तसर करघे के लिए प्रयुक्त हुआ है। गांधार की भेड़ की ऊन प्रसिद्ध थी, जिसे रोमस कहा जाता था। जो गांधार की भेड़ थी वो ऊन के लिए प्रसिद्ध थी, जिसको रोमस कहा जाता था। तंतुवाय कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। तंतुवाय किस कार्य करते थे? कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। ऋग्वेद में सोने के लिए हिरण्यपिंड का उल्लेख मिलता है। हिरण्यपिंड का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। सोने के लिए, सोना जो होता था उससे जो आभूषण बनाए जाते थे, तो जो हिरण्यपिंड है उसके लिए सोने का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं तक्षण। तक्षण विकसित शिल्प उद्योग, इसका मुख्य अधिकारी तक्षा होता था। जो रथों पर की जाती थी तक्षण कला, किस पर की जाती थी? तक्षण कला रथों पर। ये विकसित शिल्प उद्योग था, इसका मुख्य अधिकारी तक्षा होता था। जो विकसित शिल्प उद्योग था उसका मुख्य अधिकारी क्या बोलते थे उसको? तक्षा बोलते थे उसको। क्या बोलते थे उसको? तक्षा बोलते थे। और ये जो रथों पर कलाकारी की जाती थी या कला की जाती थी उसको तक्षण बोलते थे। रथों पर कला को क्या बोलते थे? तक्षण बोलते थे। ऋग्वेद में चांदी धातु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक साहित्य में इसका जो उत्तर वैदिक साहित्य में अथर्व वेद है उसमें चांदी का उल्लेख है, लेकिन जो ऋग्वेद में चांदी का स्पष्ट उल्लेख हमें नहीं मिलता है। कवच, शिरस, वो क्या है? सिर, स्त्राण, बाण, अस्त्र शस्त्र और औजार बनाने के लिए अयस्क धातु का जो उपयोग होता था वो किया गया है। किस किस के लिए अयस्क धातु का प्रयोग होता था? कवच में जो शिरस्त्राण बनाते थे वो, और बाण में, अस्त्र शस्त्र में, और औजार बनाते थे उसमें हमें अयस्क धातु का प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलता है? अयस्क धातु का।
लोहे का उपयोग नहीं था उस टाइम में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल हजार ईसा पूर्व तक था और हजार ईसा पूर्व में लोहे की खोज अंतरजी खेड़ा यूपी में हुई थी, तो लोहे का उपयोग उस टाइम में नहीं था। वाप्ता यानी कि नाई, नाई को क्या बोलते थे? वाप्ता। ऋग्वेद में अयस शब्द तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में जो अयस शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जो पेशकरी होता था वो कढ़ाई करने वाली महिलाएं जो नृत्य वस्त्र पर जो नृत्य वस्त्र होता था उस पर जो कढ़ाई करती थी, कढ़ाई नृत्य वस्त्र पर कढ़ाई करने वाली जो महिलाएं थी उनको बोलते थे पेशकरी। उनको क्या बोलते थे? पेशकरी बोलते थे। उनको पेशकरी बोलते थे। तो चर्मन्ना शब्द का प्रयोग, और वो चमड़े पर कार्य करते थे, उसको चर्मकार बोलते थे। ऋग्वेद में ऐसा शब्द तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। लोहे का उपयोग उस टाइम में नहीं हुआ था ऋग्वैदिक काल में। अब हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य की कमजोर स्थिति भी ऋग्वैदिक काल में थी। व्यापार वाणिज्य की कमजोर स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में। स्थानीय व्यापार होता था, विदेशी व्यापार नहीं होता था। उस टाइम में जो स्थानीय व्यापार होता था, क्योंकि जो स्थानीय व्यापार, क्योंकि इसकी जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ये इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो स्थानीय व्यापार होता था क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण। विदेशी व्यापार नहीं होता था क्योंकि विदेशी व्यापार की तरफ ध्यान देने का समय न मिला होगा इनको, क्योंकि निरंतर युद्धों में ये लगे रहते थे, तो उनको विदेशी व्यापार का समय भी नहीं मिला। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि इनको विदेशी व्यापार का समय ही नहीं मिला क्योंकि निरंतर युद्धों में लगे रहते थे। जल मार्गों की बजाय ये बैलगाड़ी और स्थल मार्ग से व्यापार करते थे। ये बैलगाड़ी से और स्थल मार्ग से व्यापार होता था इनका। जल मार्गों का उपयोग उस टाइम नहीं था, यानी कि जल मार्ग तो थे लेकिन वो उपयोग कम करते थे। कपड़ों व्यापार और वस्तु विनिमय द्वारा होता था, और कर का भार किस पर था? वैश्य समुदाय पर। जो कर लेते थे वो वैश्य समुदाय देता था। कर का पूरा भार किस पर था? वैश्य समुदाय पर था। तो व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय द्वारा होता था। और जो कर का भार था वो किस पर था? वैश्य समुदाय पर था। बेनकोट यानी कि सूदखोर, वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। इनको क्या बोलते थे? सूदखोर या बेनकोट बोलते थे। बेक नोट, ये बेक नोट बोलते थे, बेनकोट नहीं, सॉरी, बेक नोट। इनको क्या बोलते थे? सूदखोर या बेक नोट। क्या बोलते थे इनको? बेक नोट या सूदखोर बोलते थे, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार लिए गए ऋण के लिए कुसीद या उधार देने के कार्य को कुसीद वृत्ति कहा गया है। कुसीद वृत्ति कहा गया है। लिए गए ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग हुआ था, और उधार देने के कार्य को कुसीद वृत्ति कहा गया है। गाय, निष्क, हिरण्यपिंड वस्तु विनिमय का माध्यम थे। कौन कौन था? गाय था, निष्क और हिरण्यपिंड वस्तु जो विनिमय था उसका माध्यम था। जो हिरण्यपिंड था वो स्वर्ण मुद्रा थी जो चित्र से रहित थी। यानी कि जो हिरण्यपिंड था ये क्या थी? एक स्वर्ण मुद्रा थी। क्या थी ये एक स्वर्ण मुद्रा थी जो चित्र से रहित होती थी। जो चित्र से रहित होती थी, ये एक स्वर्ण मुद्रा थी जो चित्र से रहित होती थी, हिरण्यपिंड। यानी, और जो निष्क होता था उसको 3 तरह से प्रयोग होता था इसका। निष्क जो स्वर्ण हार था जो गले में पहना जाता था, जो स्वर्ण हार था और गले में पहना जाता था, एक तो ये प्रयोग होता था। और निष्क एक स्वर्ण मानक था जो कि वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। एक स्वर्ण मानक था जो कि क्या होता था? वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। स्वर्ण ये मानक भी था और ये वस्तु विनिमय में प्रयोग किया जाता था। और निष्क एक स्वर्ण मुद्रा भी थी। क्या थी? एक स्वर्ण मुद्रा। एक क्या थी? स्वर्ण मुद्रा जिस पर हार का चित्र बना था। ये भंडारकर का मत था कि इस पर ये क्या थी? एक मुद्रा थी जिस पर एक हार का चित्र बना हुआ था, तो ये के भंडारकर का मत था। निष्क गाय, निष्क और हिरण्यपिंड वस्तु विनिमय का माध्यम था। डॉक्टर भंडारकर का मत था कि निष्क प्रथमतः मुद्रा थी जो हार के रूप में परिणित हुई थी। यानी कि निष्क क्या थी? एक मुद्रा थी जो हार के रूप में परिणित थी। इस प्रकार निष्क का प्रयोग आभूषण और तोल के धातु खंड दोनों रूपों में देखने को मिलता है। यानी कि एक स्वर्ण हार जो गले में पहना जाता तो उसके रूप में मिलता है, और एक तोल के रूप में यानी कि वस्तु विनिमय के रूप में स्वर्ण मानक के रूप में मिलता है। तो निष्क क्या हो गया? निष्क हो गया, एक तो हो गया
स्वर्णहार, एक हो गया स्वर्णहार, दूसरा हो गया स्वर्ण मानक, स्वर्ण मानक जिसको कि वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, और एक हो गया स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा हो गया एक, स्वर्ण मुद्रा हो गया जिस पर हार का चित्र बना हुआ था, जिस पर हार का चित्र बना हुआ था। कपड़े और चमड़ों का व्यापार मुख्य रूप से होता था, कपड़े और चमड़ों का व्यापार क्या होता था, मुख्य रूप से होता था। तो आज हमने देख लिया ऋग्वैदिक जो कालीन आर्थिक जीवन था वो हमने आज की क्लास में देख लिया। अब हम कल की क्लास में वैदिक धर्म और दर्शन देखेंगे। फिर हमारी ये ऋग्वैदिक है वो धर्म दर्शन, और फिर उसके बाद में एक क्लास और देखेंगे, प्रमुख इसके जो देवता हैं वो देख लेंगे। फिर हमारा ऋग्वैदिक काल पूरा हो जाएगा, फिर हम उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे। और इस तरह हमारा धीरे धीरे जो हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं वो होता जाएगा, और हमारा प्राचीन भारत पूरा करके हम मध्यकालीन स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहना, और ये कंटेंट पे भरोसा करना, आप अच्छे से भरोसा कर सकते हो। आप कहीं बाहर से भी देख के और फिर आप अपने हिसाब से भरोसा कर लेना, क्योंकि आप बाहर देखोगे तो भी आपको इससे बाहर कुछ मिलेगा नहीं। अगर और किसी का भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन ले रखा है तो भी आप उससे मिलान करके देख लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, और इससे बाहर आपको शायद ही कुछ मिले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर करना, जिससे कि ये थोड़े ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और लाइक भी करना दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास कंप्लीट करती हूँ, और कल फिर वापस से मिलेंगे हम वैदिक दर्शन और धर्म के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।